नमस्कार, मैं हूं प्रभु पटेरिया और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सुनिए साहब। पिछले हफ्ते की तरह ही इस बार भी मैं फिर हाजिर हूं उन दो खास खबरों के साथ जो आपके लिए काफ़ी अहम है। पहली खबर इन दिनों खूब चर्चा में है, इसकी वजह है राहुल गांधी का वो नारा जो वो बार बार लगाते हैं, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आज हम समझेंगे कि आखिर राहुल इस नारे को क्यों इतना बुलंद किए हुए हैं, क्यों वो हर चीज़ को जाति के चश्मे से देख रहे हैं, आखिर इसका मकसद क्या है। तो दूसरी खबर फिर हम सरकार से जुड़े हुए वन विभाग की चर्चा करेंगे कि कैसे वन विभाग के कुछ अफसरों की संवेदनशीलता खत्म होती जा रही है। ये आज आपको बताएंगे कि कैसे वो संवैधानिक आयोग की अनुशंसा का पालन करने में कई साल का वक्त लगा दे रहे हैं। ये भी आपके सामने रखेंगे और साथ ही बताएंगे कि जिन दो खबरों पर हम आपको बात करने जा रहे हैं उनमें से पहली खबर है राहुल का जाति राग, तो दूसरी खबर है भुलक्कड़ विभाग निकृष्ट अफसर। सियासत भी अजीब शय है और सियासतदान यानी नेता उससे भी अजीब। उन्हें समझना टेढ़ी खीर ही नहीं बल्कि इससे आगे की चीज़ है। एक बार जलेबी का सिरा तो पकड़ा जा सकता है लेकिन इमरती का नहीं, बस वैसी ही बात है। हम बात कर रहे हैं सियासत की और सियासत करने वालों की। तो अभी हाल ही में आपने एक नारा खूब सुना होगा, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। याद आया, ये नारा दिया था राहुल गांधी ने, जो हाल ही में मिस इंडिया और बॉलीवुड यानी फिल्मी दुनिया में पिछड़ों की हिस्सेदारी न होने की बात कहकर चर्चा में है। जिसकी जितनी आबादी उसकी इतनी हिस्सेदारी, ये नारा राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के दौरान जातिगत जनगणना की अपनी बात को वजन देने के लिए गढ़ा था। नारा चला और ऐसा चला कि कांग्रेस 10 साल बाद नेता विपक्ष का पद हासिल करने में कहीं ज़्यादा संख्या बल के साथ लोकसभा में आ गई। अब आप सोच रहे होंगे कि आज हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं, तो इसकी वजह है राहुल गांधी के मकसद को समझना। सोचिए, राहुल ने 24 अगस्त को प्रयागराज में संविधान का सम्मान और उसकी रक्षा कार्यक्रम में क्यों कहा कि उन्होंने मिस इंडिया की लिस्ट चेक की, इसमें कोई दलित, आदिवासी या ओबीसी महिला नहीं मिली। लेकिन पहले अब आप भी वो बयान सुनिए। तो मैंने लिस्ट निकाली मिस इंडिया की, मैंने कहा भैया इसमें तो होगा, मतलब एक दलित महिला तो होगी, एक आदिवासी महिला तो होगी ना दलित है, ना आदिवासी, ना ओबीसी, कोई नहीं। अब तक राहुल गांधी केंद्र में कितने ब्यूरोक्रेट्स अगड़े हैं, कितने ओबीसी इसे मुद्दा बना रहे थे, वो ऐसा क्यों कर रहे थे, अब तक ये समझ में आ रहा था कि वो इसके बहाने नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने मिस इंडिया की लिस्ट और फिल्मों में भी जात पात देखना शुरू कर दिया है, जो समझ से परे है। हो सकता है कि कल वो ये भी कहने लगें कि भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले एस्ट्रोनॉट में भी हर वर्ग का प्रतिनिधित्व हो। इसके अलावा भी मुद्दा उठाने के लिए एक बड़ा क्षेत्र खुला हुआ है, जहां दलित, आदिवासी या ओबीसी की हिस्सेदारी कम है। तो क्या राहुल गांधी महज अपने एजेंडे को सेट करने के लिए काबिलियत से ज़्यादा जात पात को महत्व देना चाहते हैं, या इसके पीछे कोई कहानी है? राहुल गांधी के इस बयान पर आम लोगों की क्या राय है, ये भी हमने जानने की कोशिश की, वो सुनिए। मैं सीधे एक बात कहना चाहूँगा। जैसे राहुल गांधी जी ने, अपने कांग्रेस अध्यक्ष ने बोला है कि जो मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स बनते हैं अपने यहाँ से, वो कोई और समाज के होते हैं। तो हर जगह जातिवाद को लाना मेरे हिसाब से सही नहीं है। मैं जानता हूँ वो विपक्ष में है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, सबका अपना अपना पहलू है एक रखने का, पर हर चीज़ को जातिवाद के मुद्दे पे लाना, हर चीज़ को उसी चीज़ से कंपेयर करना सही नहीं है। देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि इंसान की काबिलियत उसको आगे बढ़ाती है, ना कि आरक्षण या जातिवाद। अगर आप में टैलेंट है, अगर आपके पास खूबियाँ हैं, आप उस लायक हैं, तो आप बनिए। उससे फिर ये नहीं देखा जाएगा कि वो आरक्षण में आ रही है, दलित हैं या ब्राह्मण है, कोई भी हो, उससे मेरे ख्याल से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए देश को। नहीं, मैं नहीं समझता कि इसमें कोई विशेष ग्रुप होना चाहिए। इसमें तो जो टैलेंट हो, जो उस योग्य हो, योग्यता को प्रमाण देना चाहिए। राहुल गांधी के बयान को तो मैं वैसे भी तवज्जो नहीं देती हूँ। पहली बात तो ये है कि टैलेंट होना ज़रूरी है, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे वो दलित हो। यदि टैलेंटेड है तो उसको आरक्षण की ज़रूरत ही नहीं होगी। देखिए, मेरा ये मानना है कि अभी का टाइम ये है कि सिर्फ टैलेंट क्या चल रहा है। जिसके पास टैलेंट है
वही बस आगे बढ़ पा रहा है। हमने हर वर्ग से इस मामले को समझने की कोशिश की जिनको आपने भी अभी सुना। अब जरा फ्लैशबैक में चलते हैं। उससे पहले बता दें कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी वाला राहुल गांधी का यह नारा उनका मौलिक नहीं है, राहुल इतिहास से इंस्पायर हैं। सबसे पहले यह नारा 60 के दशक में समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने दिया था। मारवाड़ी बनिया राम मनोहर लोहिया ने पिछड़ा पावे 100 में 60 नारे के जरिए पिछड़ों की सरकार में हिस्सेदारी की आवाज़ आज़ाद भारत में सबसे पहले बुलंद की थी। जनेऊधारी दत्तात्रेय गोत्र वाले ब्राह्मण राहुल ने इस नारे को नए अंदाज में अपना लिया। तो लोहिया का दूसरा नारा जनेऊ तोड़ो जाति छोड़ो समाज जोड़ो आरएसएस यानी संघ के हिंदुओं को एकजुट करने का आधार बना और बीजेपी की ताकत भी। संघ का अभियान रहा एक मंदिर एक कुआं और एक शमशान। लोहिया के समाजवाद से जन्मे नेता लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव इस बीच पिछड़ों को एकजुट करने की लड़ाई में जाति राजनीति तक आ गए। लालू से भी पहले बिहार के समाजवादी नेता और ओबीसी आरक्षण की आधारशिला रखने वाले कर्पूरी ठाकुर, जिन्हें अभी हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ने अति पिछड़ों वर्ग यानी ईबीसी का गठजोड़ तैयार किया था। इसमें छोटी आबादी वाली 100 से ज़्यादा जातियां शामिल थी। 2005 में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के लिए ईबीसी का यही 29% वोट बैंक मददगार साबित हुआ और नीतीश लगातार बार बार मुख्यमंत्री बनते रहे। कर्पूरी ठाकुर का नारा था, अधिकार चाहो तो लड़ना सीखो, पग पग पर अड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो। 90 के दशक में बहुजन समाज पार्टी के काशीराम ने एक नारा दिया था, वोट हमारा राज तुम्हारा। इस नारे के जरिए उन्होंने पिछड़ों से दलित समाज को अलग कर एक अपना अलग वोट बैंक बनाया। उनका यह वोट बैंक उस समय में जो सबसे बड़े वोट बैंक वाली पार्टी थी कांग्रेस, उसको एक तरीके से कहें कि वोट बैंक के मामले में कंगाल करने का काम इस नारे ने किया था, काशीराम के नारे ने। इसके बाद सत्ते में आई भारतीय जनता पार्टी और मोदी ने संघ को तैयार की गई जमीन पर बिना भेदभाव के प्रधानमंत्री आवास जैसी लोक लुभावन सरकारी योजनाओं के जरिए जातिवादी राजनीति के इस चक्रव्यूह को तोड़कर अपना एक मजबूत किला बना लिया। इस किले में सेंध लगाने की तरकीब का तोड़ राहुल के रणनीतिकार, जिसमें बहुत सारी एजेंसियां भी काम कर रही हैं, उन्होंने लोहिया और अंग्रेजों की आज़ादी के पहले की जो राजनीति थी, फूट डालो राज करो, उस नीति का सहारा लिया। और अब राहुल गांधी का वोट बैंक की वही राजनीति का बीज जो है राहुल गांधी अब पूरे देश में फैला रहे हैं। अब राजनीति में जातिवाद का जो वायरस जो अंग्रेजों की देन है, उसके बाद क्या हुआ ये हम आपको बताते हैं। तो अंग्रेजों ने ही ब्रिटिश राज के दौरान 1981 में हंटर आयोग बनाकर अछूत जातियों को, जिन्हें बाद में स्पेशल कास्ट या एससी कहा गया, उन्हें सरकार में प्रतिनिधित्व देने की पहल की थी। अंग्रेजों द्वारा ही 1931 में आखिरी बार जातीय जनगणना कराने के बाद 1935 में दलित वर्ग की 68 जातियों को चुनावी आरक्षण देने का एक अधिनियम पास किया था। बता दें कि देश में गुलामी के दौर में पहली बार 1937 में आम चुनाव हुए थे और अब जानकार भी राहुल के नारे को उनकी सियासी एजेंडा बताते हैं और ये शायद पृष्ठभूमि वहीं से शुरू होती है। कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जो हमेशा से जाति जनगणना के खिलाफ रही है। 1911 में अंग्रेज़ों ने जब जाति के आधार पर जनगणना की और उनकी हिस्सेदारी के आधार पर अधिकार देने की बात की, वोटिंग की, अलग वोटिंग की बात की, तो उस पर कांग्रेस के उस समय के बड़े नेताओं ने ऐतराज़ किया था, क्योंकि उनका मानना था कि अंग्रेज चाहते हैं कि भारत के विशाल समाज को जाति के आधार पर बांटे ताकि स्वतंत्रता आंदोलन कमज़ोर पड़े। 2011 में जब मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, तब जाति और आर्थिक जनगणना हुई थी और उसके आंकड़े जारी करने से रोक दिया, क्योंकि तब भी कांग्रेस का ये मानना था कि जाति के आधार पर आंकड़े सामने आने के बाद क्लैश बढ़ेगा, एक आंतरिक संघर्ष की स्थिति बढ़े। तो यह थी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी वाले आज के राहुल गांधी की प्रेरणा की कहानी। बताया जाता है कि इसके पीछे कुछ देसी विदेशी रिसर्च एजेंसियों का दिमाग काम कर रहा है, लेकिन इस मामले में खुद उनकी अपनी कांग्रेस पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, क्योंकि जब मिस इंडिया में जाति देखनी है तो पहले अपनी पार्टी में तो उन वर्गों की नुमाइंदगी देखनी ही चाहिए। आखिर हम उस देश के वासी हैं जहां सूट बूट में दक्षिण अफ्रीका से आए मोहनदास करमचंद गांधी ने
कांग्रेस का काम शुरू करने से पहले उस समय के भारत के मुताबिक खादी की लंगोटी अपनाई और बाद में महात्मा गांधी बन गए। कांग्रेस का रिकॉर्ड इस मामले में ज़्यादा अच्छा नहीं है। मध्य प्रदेश के उदाहरण से समझें तो प्रदेश में कांग्रेस के जितने भी मोर्चे हैं उनमें से 2/3 से ज़्यादा ओबीसी के कब्जे में हैं। जैसे कि प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ओबीसी वर्ग से आते हैं। इसी तरह महिला कांग्रेस की कमान विभा पटेल के पास है, वे भी ओबीसी हैं। युवा कांग्रेस की बात करें तो ओबीसी नेता मितेंद्र दर्शन सिंह यादव इसके प्रदेश अध्यक्ष हैं। किसान कांग्रेस की कमान दिनेश गुर्जर के पास है, वे भी ओबीसी वर्ग से ही आते हैं। हालत यह है कि अल्पसंख्यक कांग्रेस की कमान भी ओबीसी नेता को दी गई है। सामान्य वर्ग की हालत तो ऐसी है कि महज 1-2 संगठन के मुखिया इस पद पर हैं। इस वर्ग को अलावा जो SC/ST वर्ग है उसके लिए जो कांग्रेस की जो विंग बनी हुई है वो वर्ग को वहीं तक सीमित कर दिया गया है। यानी जातिगत जनगणना का राग अलापने वाले राहुल गांधी का जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी का ये नारा मध्य प्रदेश में खोखला ही नजर आता है। लिहाजा जानकारों का तो ये भी कहना है कि कांग्रेस के पास जाति के मुद्दे को उठाने के अलावा कोई मुद्दा बचा ही नहीं। अब स्थिति ये है कि कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं है। यदि वो अपने वोट बैंक को मजबूत करना चाहती है तो उसकी ये कोशिश होगी कि जो विशाल हिंदू समाज है जो कि लगभग 83% का है वो अलग अलग करके बट जाए। तो जो अभी हिंदुत्व के छतरी के नीचे जो पूरा वर्ग खड़ा हुआ है वो एक एक करके अलग हो जाए, तो इससे भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर होगी। भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर होगी तो वो ताकतें जो रीजनल पावर हैं और जो कि आज की तारीख में इंडिया के घटक हैं वो ज़्यादा मजबूत होंगी और इससे उनको सत्ता में आने में सहूलियत मिलेगी। ये बहुत ख़तरनाक खेल है। तो चलिए अब आपको कुछ मज़ेदार आंकड़े बताते हैं। ये आंकड़े केंद्र में जब कांग्रेस का शासन हुआ करता था तब के हैं। उस वक्त कितने अधिकारी किस वर्ग थे ये जान लीजिए। सरकारी रिकॉर्ड बताते हैं कि 1985 से 1990 तक जब स्वर्गीय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, सरकार का एक भी सचिव किसी भी आरक्षित वर्ग से नहीं था। हालांकि 2023 में 7 सचिव SC वर्ग से और 5 ST यानी आदिवासी वर्ग से थे, जबकि 2014 में OBC वर्ग से संबंधित अतिरिक्त सचिव संयुक्त सचिव रैंक के केवल 2 अधिकारी थे और तब से ये संख्या बढ़कर अब 63 हो गई है। कांग्रेस शासन के दौरान कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों जैसे कि इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और मनमोहन सिंह के प्रधान सचिव और सचिव के रूप में कार्य करने वाले सभी अधिकारी सामान्य वर्ग से ही थे। यानी कांग्रेस भी जातिवाद की जगह योग्यता और उपयोगिता को तरजीह देती रही है। कांग्रेस ने भले ही अभी राहुल की सरकार बनाओ योजना के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर दलित नेता को चुना, लेकिन कांग्रेस राज्य में ही जितनी भी आबादी उतना हक नारे को राहुल गांधी की पार्टी ने कभी तवज्जो नहीं दी। पिछले साल दिसंबर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 12 महासचिवों और 12 प्रभारियों को नियुक्त किया था। हैरानी की बात यह है कि वहां पर सिर्फ एक ही OBC समाज के नेता को मौका दिया गया। ज़्यादातर तो अगड़ी जाति के ही थे। यानी राहुल की राय से पार्टी की राय बिल्कुल अलग थी। खैर सच ये भी है कि राजनीति में कुछ मुद्दे समय के मुताबिक और अपने फायदे के लिए उठाए जाते हैं। ऐसा ही मुद्दा जाति जनगणना का भी है और समान हिस्सेदारी का भी, जो इन दोनों राहुल गांधी उठा रहे हैं। लेकिन सियासतदानों को ये भी याद रखना चाहिए कि अपने फायदे के लिए किसकी भी काबिलियत को दूसरे के दमन से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी कहा है कि आरक्षण जरूरी है लेकिन इसका गलत इस्तेमाल ना हो। पर आज के समय में यह राजनीति का केंद्र बन गया है, सत्ता हासिल करने की सीढ़ी है। हकीकत में कोई भी पार्टी और नेता OBC के भविष्य का भला नहीं कर सकता, बल्कि सिर्फ आरक्षण के मुद्दे पर अपनी राजनीतिक रोटियां ये दल सेंक रहे हैं। ये अब चलते हम दूसरी खबर की तरफ। तो पिछले हफ्ते हमने सरकारी सिस्टम की लेत लाली से जुड़ा एक मुद्दा उठाया था और आपको बताया था कि कैसे सरकार के 2 विभागों की लड़ाई में 25 साल से एक ज़मीन का मामला अटका हुआ है। उसकी वजह से सरकार को हजारों करोड़ का राजस्व का नुकसान भी हो रहा है और अदालती खर्च का बोझ भी बढ़ रहा है। आज हम जो दूसरी खबर आपको बताने जा रहे हैं उस मामले में भी संवैधानिक आयोग की अनुशंसा का पालन करने के लिए 4 साल बाद निर्देश जारी किए गए हैं। इतना नहीं, इस खबर को देखकर और सुनकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे कि क्या वाकई में बड़े बड़े पदों पर बैठे अधिकारी इतने भी लापरवाह हो सकते हैं। ये खबर जिम्मेदारों की संवेदनशीलता पर भी सवाल खड़े करती है।
साथ ही यह तस्वीर भी साफ करती है कि जिस मानवाधिकार आयोग को कोर्ट के बराबर का दर्जा प्राप्त है, उसके आदेश को भी अफसर गंभीरता से नहीं लेते। अब आपको पूरा मामला बताएं उससे पहले एक घटना का जिक्र करना यहाँ जरूरी हो जाता है जो सीधे तौर पर इससे जुड़ा है। दरअसल डिंडोरी में 25 सितंबर 2018 को वन विभाग के इको सेंटर में चीतल के शिकार के आरोप में एक गिरफ्तार किया गया था आदिवासी को। पुहुप सिंह नाम का ये आदिवासी था। इसको वन विभाग ने अपनी अभिरक्षा में लिया था और उस अभिरक्षा में उसने फांसी लगा ली थी। जांच में सामने आया कि मृतक ने जो है जिस कमरे में उसको रखा गया था उसकी छत पर लगे लोहे के कुंदे से अपने अंगूछे यानी जो गले में अंगूछा डालते हैं उससे फांसी का फंदा बनाया और फांसी लगा ली। उस घटना के बाद काफ़ी हल्ला मचा। मामला मानव अधिकार आयोग के पास भी पहुंचा। इसके बाद आयोग ने 13 जुलाई 2020 को इस मामले में एक आदेश जारी किया, अपनी अनुशंसा दी। उसमें प्रदेश सरकार को मृतक के परिवार को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने के लिए कहा गया। सरकार से ये कहा गया कि वो चाहे तो इस लापरवाही के इस मामले में जो लापरवाही बरतने वाले अधिकारी हैं उनसे इस मुआवजे की रकम की वसूली भी कर सकती है। इतना नहीं, इस तरह की घटना दोबारा ना हो इसके लिए भी आयोग ने जरूरी कदम उठाने के नियम बनाने के निर्देश दिए थे। लेकिन अब इस संवेदनशील मामले को वन विभाग के अफसरों ने कितनी गंभीरता से लिया ये जानकर आपको भी आश्चर्य होगा। उसको हम ऐसे समझाते हैं कि 1-2 नहीं पूरे 4 साल बाद वन विभाग की नींद इस मामले में जागी। इसको लेकर नियम बनाए हैं। 23 अगस्त 2024 यानी भी हाल ही में कुछ दिन पहले इसके नियम जारी किए गए। इस बारे में एक आदेश जारी आया जिसमें उन नियमों का जिक्र किया गया कि वन अपराध में यदि किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो क्या क्या किया जाना चाहिए और कैसे रखना चाहिए। तो उसमें कहा गया कि वन अपराध में यदि किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको वन अभिरक्षा जिसको कहते हैं उसमें रखने के क्या क्या सुरक्षा और सावधानी बरतें। अब यहाँ सवाल ये है कि आखिर वन विभाग ये नियम बनाने में इतना लंबा समय क्यों लगा दिया। आखिर अधिकारी 4 साल तक क्या करते रहे, क्यों मानव अधिकार आयोग के फैसले को अमल में लाने में इतनी देरी हुई। अगर इस बीच ऐसी कोई और घटना हो जाती तो इसकी जिम्मेदारी क्या ब्यूरोक्रेट्स लेते जो इस फाइल को दबाकर बैठे हुए थे। इससे भी बड़ा और गंभीर सवाल तो ये है कि क्या मानव अधिकार आयोग के फैसले को प्रदेश के अफसर कोई अहमियत ही नहीं देते हैं और आयोग सिर्फ अनुशंसा कर इस मामले को भूल जाता है। मानव अधिकार आयोग का भी दायित्व नहीं बनता है क्या वो कोई अनुशंसा करता है, कोई आदेश निर्देश देता है तो उसका पालन प्रतिवेदन मंगाए विभाग से। ये भी सवाल यहाँ पर उठता है। अब आइए सुनते हैं इस मामले में रिटायर्ड फॉरेस्ट अधिकारी की क्या राय है। मानव अधिकार आयोग ने 2020 में इसमें ये सरकार को ये निर्देश दिए थे कि उस आदिवासी के परिवार को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और अगर सरकार चाहे तो 5 लाख रुपए जो दोषी हैं इसके लिए अधिकारी कर्मचारी उनसे उसको वसूल कर लिया जाए। इसके साथ ही ये निर्देश दिए थे कि ऐसे निर्देश जारी करे गवर्नमेंट कि इस तरह का अभिरक्षा में कोई आगे कोई बंदी इस तरह की हरकत ना कर पाए, सुसाइड जैसे कदम ना उठा पाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो निर्देश 2020 में जारी हो जाने चाहिए थे वो 2024 में क्यों हुए। ये दर्शाता है कि सरकार में बैठे लोग, वरिष्ठ अधिकारी आदिवासियों के प्रति कितने संवेदनशील हैं। अब हम आगे आपको इसमें बताते हैं कि आखिर इसमें क्या हुआ। वन विभाग ने जो आदेश निकाले, नियम बनाए, वो क्या नियम है। तो वह पहला नियम है कि वन अपराध में गिरफ्तार आरोपी के स्वास्थ्य और सुरक्षा की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। दूसरा नियम है कि गिरफ्तार आरोपी को पुलिस लॉकअप में ही रखा जाए, उसकी निगरानी के लिए वन रक्षक की ड्यूटी लगाई जाए। तीसरा नियम कहता है कि गिरफ्तार आरोपी की तलाशी ली जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि उसके पास कोई हथियार या ऐसी सामग्री नहीं हो जिससे वो खुद को घायल कर सके या आत्महत्या कर सके। चौथे नियम में इस बात का उल्लेख है कि आरोपी को अभिरक्षा में रखने के पहले उसका मेडिकल परीक्षण कराया जाए। पांचवा नियम कहता है कि अति आवश्यक परिस्थितियों में जांच के लिए यदि किसी को आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है और उसको वन अभिरक्षा में रखना भी पड़ता है तो उसे वन विभाग की चौकी या रेंज ऑफिस में रखा जाए। इस स्थान का निरीक्षण भी किया जाए पहले उसको रखने के पहले, ताकि उसके कमरे में ऐसा कोई सामान ना हो जिसके मदद से वो अपने आप को चोट पहुंचा सके या आत्महत्या का प्रयास कर सके। छठवें नियम में इस बात पर जोर दिया गया है कि वन विभाग की अभिरक्षा के दौरान बंदी पर वन विभाग के संबंधित अधिकारी या वन रक्षकों की निरंतर सतर्क और सजग नज़र बनी रहे और किसी भी बंदी को इस दौरान आत्महत्या करने का कोई अवसर ना मिले।
इस संबंध में अभिरक्षा के स्थान पर सीसीटीवी कैमरा लगाने और उसकी मॉनिटरिंग की भी व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। सातवें और आखिरी नियम में बंदियों को जल्द से जल्द कोर्ट में पेश करने को कहा गया है। यह केवल 7 नियम बनाए हैं वन विभाग ने, इसमें कोई नया नियम नहीं है। पुलिस की प्रक्रिया में पहले से हैं, कानून में ये नियम पहले से हैं, लेकिन वन विभाग को इसको बनाने में 4 साल का समय लग गया। अब जरा गौर से सोचे कि महज 7 नियमों को बनाने के लिए वन विभाग के अफसरों ने करीब 50 महीने लगा दिए। ये नियम आने तो 2020 में ही थे, लेकिन वन विभाग के जिम्मेदारों ने मामले में ऐसी लापरवाही बरती कि 13 जुलाई 2020 के आदेश पर अमल 23 अगस्त 2024 को किया गया। गजब की बात तो यह है कि 2020 से 2024 तक कई अधिकारी आए और गए होंगे, लेकिन इतनी देरी से इस मामले में क्यों की गई, शायद किसी भी अफसर ने पूछने की ज़रूरत ही नहीं समझी। अगर कोई पूछ लेता कि मामला इतने साल से अटका क्यों है, तो शायद ये नियम और मृतक के परिवार को मिलने वाली राशि कुछ साल पहले ही मिल गई होती। मज़े की बात यह है कि नियम जारी होने के बाद हमने जब मृतक के परिवार को मुआवजा राशि देने के बारे में पता लगाने की कोशिश की, तो विभाग के अधिकारियों ने मुँह जुबानी बताया कि राशि जारी कर दी गई है, लेकिन इसका कोई रिकॉर्ड उनके द्वारा नहीं बताया गया कि राशि दी गई है कि नहीं दी गई है। तो सुनिए साहब, मैं आज हमने आपको बताया कि राहुल गांधी की जो सियासत है, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, आखिर शुरू कहाँ से हुई थी और ये कहाँ तक जाएगी, इसका अंदाज़ा तो खैर जनता लगाएगी, आने वाले चुनाव में ये पता चलेगा। लेकिन ये कांग्रेस के लिए फ़ायदेमंद रहा है हाल के लोकसभा चुनाव में। इसके पहले जो विधानसभा के चुनाव हुए थे वहाँ पर इसने असर नहीं किया, लेकिन राहुल गांधी इस मुद्दे को लगातार लेकर चलते रहे और ये मुद्दा लोकसभा चुनाव उनके लिए फ़ायदेमंद रहा। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस इस मुद्दे को आगे भी जमा करती रहेगी, रवा करती रहेगी और इसके दम पर वो अपने मकसद को हासिल करने की कोशिश करेगी। दूसरी खबर आपने सुना कि किस तरीके से सरकारी अफसरों की लापरवाही की खबर हमने जो आपसे बात की, भविष्य में ऐसा ना हो, हमारे मकसद इसको दिखाने के पीछे यही है। तो सुनिए साहब, मैं आज बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी खास मुद्दे के साथ और करेंगे आपसे चर्चा। तब तक आप देखते रहिए अनादि टीवी।